हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सेल एवं उसके प्रकार। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सेल किसे कहते हैं एवं कितने प्रकार के होते हैं। तो सेल या इसको बोल सकते हैं रासायनिक सेल। तो सेल किसे कहेंगे? तो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने वाली युक्ति सेल कहलाती है। अब एक जो सेल होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है और जो सेल है एक ईएमएफ का सोर्स है, अर्थात विद्युत वाहक बल का एक सोर्स होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो सेल एक विद्युत वाहक बल का स्रोत है, अर्थात सेल से हम क्या प्राप्त करते हैं? विद्युत वाहक बल प्राप्त करते हैं, अर्थात वोल्टेज प्राप्त करते हैं। इस कारण सेल एक विद्युत वाहक बल का स्रोत है ना। अब जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है ये किस पर निर्भर करता है? तो एक सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो इलेक्ट्रोड की प्रकृति एवं विद्युत अवघट्ट की प्रकृति दोनों पर निर्भर करता है। तो सेल का वोल्टेज या विद्युत वाहक बल कहें, सेल के इलेक्ट्रोड एवं विद्युत अवघट्ट की प्रकृति दोनों पर निर्भर करता है। तो एक सेल का जो वोल्टेज होता है इलेक्ट्रोड एवं विद्युत अवघट्ट दोनों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि सेल में किस प्रकार का इलेक्ट्रोड प्रयोग किया गया है एवं उसमें किस प्रकार का विद्युत अवघट्ट अर्थात इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया गया है। अब यदि हम किसी कारण से सेल का जो इलेक्ट्रोड है उसका क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो सेल की वोल्टेज नहीं बढ़ती है लेकिन सेल की क्षमता बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल बढ़ाने पर वोल्टेज नहीं बढ़ती है लेकिन सेल की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक सेल में आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब देखते हैं हम सेल के प्रकार। तो सेल जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल एवं सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल और दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेल। अब प्राइमरी सेल किसे कहते हैं एवं सेकेंडरी सेल किसे कहते हैं? तो प्राइमरी सेल वे सेल जिनमें रासायनिक अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है और यदि एक बार ये सेल डिस्चार्ज हो जाते हैं तो इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे सेल प्राइमरी सेल कहलाते हैं। अब इन सेलों का क्या उपयोग होता है? तो इन सेलों का कम करंट अर्थात कम लोड जो करंट होती है वो प्राप्त करने के लिए हम प्राइमरी सेलों का उपयोग करते हैं। और जो सेकेंडरी सेल होते हैं तो वे सेल जिनमें रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है, अर्थात यदि ये डिस्चार्ज हो जाते हैं ये सेल
तो इन्हें हम डीसी सप्लाई द्वारा पुनः आवेशित कर सकते हैं, अर्थात पुनः चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसे सेल सेकेंडरी सेल कहलाते हैं। इनका जो उपयोग हम करते हैं अधिक लोड करंट प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो ऐसे सेल सेकेंडरी सेल कहलाते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है प्राइमरी सेल में, तो प्राइमरी सेल में रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक क्रिया एक ही दिशा में होती है, एक ही दिशा में होती है। और दूसरा पॉइंट याद रखना है, इसमें इन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, और तीसरा पॉइंट इसमें याद रखना है आपको कि जो प्राइमरी सेल होते हैं इनका उपयोग कम लोड करंट प्राप्त करने के लिए करते हैं। इनका उपयोग कम लोड करंट प्राप्त करने में करते हैं। और चौथा पॉइंट याद रखना है कि इनके उदाहरण कौन से हैं, तो वोल्टेज सेल, डैनियल सेल, शुष्क सेल, लेक्लांसी सेल और मरकरी सेल और सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो ये जो सेल होते हैं ये प्राइमरी सेल कहलाते हैं। अब उसके बाद द्वितीय जो सेल होते हैं उनमें याद रखना है लेड एसिड सेल, उसके बाद याद रखना है निकेल आयरन सेल और निकेल कैडमियम सेल। तो ये जो सेल होते हैं सेकेंडरी सेल कहलाते हैं, और ये जो सेल होते हैं वोल्टेज, डैनियल, शुष्क, लेक्लांसी, ये प्राथमिक सेल कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो वोल्टेज सेल होता है वो क्या होता है। तो अब हम पढ़ते हैं वोल्टेज सेल। तो वोल्टेज सेल का निर्माण वोल्टा नामक महोदय ने किया था या वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब इस सेल की संरचना क्या होती है, तो इस सेल में कांच का एक पात्र होता है जिसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 भरा होता है, ठीक है। और उस H2SO4 में एक एनोड के रूप में कॉपर की छड़ लेते हैं एवं कैथोड के रूप में जिंक की छड़ लेते हैं, और दोनों रॉडों को अर्थात दोनों इलेक्ट्रोडों को एक लैंप लोड की सहायता से जोड़ देते हैं। जब इसको लैंप लोड की सहायता से जोड़ते हैं तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो जो H2SO4 होता है ये दो आयनों में टूट जाता है, हाइड्रोजन आयन एवं सल्फेट आयन। तो जो हाइड्रोजन आयन होते हैं ये एनोड की तरफ जाते हैं और जो सल्फेट आयन होते हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं, जिसके कारण इसमें से करंट प्रवाहित होने लगती है और लैंप प्रकाशमान हो जाता है अर्थात प्रकाश देने लगता है। तो इस प्रकार की जो सेल को हम कहते हैं वोल्टेज सेल। तो वोल्टेज सेल में जो करंट प्रवाहित होती है सेल के अंदर कैथोड से एनोड की तरफ प्रवाहित होती है ना, तो करंट का प्रवाह यहाँ पर लिखना है। करंट का प्रवाह जो होगा सेल के भीतर, सेल के अंदर देखें तो कैथोड से एनोड की तरफ होगा, एवं सेल के बाहर देखें तो एनोड से कैथोड की तरफ करंट प्रवाहित होती है।
ठीक है। अब उसके बाद देखें कि इस सेल का विद्युत आवाहक बल कितना होता है, अर्थात इस सेल का वोल्टेज कितना होता है, तो 1.08 वोल्ट इसका वोल्टेज होता है। ठीक है, तो ये वोल्टेज सेल कहलाता है। अब एक वोल्टेज सेल में आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है, तो पहली बात याद रखनी है कि इसका निर्माण वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था। दूसरी बात याद रखना है कि इसमें अम्ल कौन सा उपयोग करते हैं, अर्थात विद्युत अपघट्ट के रूप में जो अम्ल उपयोग होता है वो कौन सा अम्ल उपयोग होता है, तो अम्ल H2SO4 उपयोग होता है। उसके बाद देखना है कि इसका पात्र किसका बना होता है, तो इसका जो पात्र होता है ये कांच का बना होता है। और तीसरी बात आपको याद रखना है कि इसका वोल्टेज कितना होता है, तो वोल्टेज याद रखना है 1.08। ठीक है, और उसके बाद इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो इसका उपयोग कभी कभी किया जाता है प्रयोगशाला में ना। इसका उपयोग अब बहुत कम किया जाता है प्रयोगशाला में, क्योंकि इससे अच्छे सेलों का आविष्कार हो चुका है जो हम आगे पढ़ेंगे, डेनियल सेल, शुष्क सेल, लेक्लांसी सेल ना, तो उनके आ जाने के कारण इसका उपयोग अब बंद हो गया है। ठीक है, तो इसका उपयोग में लिखिए कभी कभी प्रयोगशालाओं में इस सेल का उपयोग करते हैं। तो ये आज हो जाता है कि वोल्टेज सेल क्या होता है ना। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।